नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क ये कहानी का अंतिम भाग है। बानी को वहाँ पर देखकर अरमान हैरान रह जाता है। अरमान तुरंत बानी को लेकर दीवार के पीछे चला जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें सेरा के साथ जाने के लिए कहा था ना, तुम वापस क्यों आई? अरमान की नज़र बानी के हाथ से निकल रहे खून पर पड़ती है। पागल लड़की, क्या ज़रूरत थी सामने आने की? कितना खून निकल रहा है? बानी मासूमियत से कहती है, अगर नहीं आती तो गोली तुम्हें लग जाती ना। आज बानी की आंखों में अरमान को अपनापन सा नज़र आने लगा। अरमान बानी को अपने गले से लगा लेता है। वह शख्स जो अरमान पर गोली चला रहा था, वह आगे बढ़कर अरमान पर निशाना लगाता है। अरमान पास में पड़ा पत्थर उठाकर उसे मारता है। वह शख्स दोबारा उठकर निशाना लगा पाता उससे पहले ही अरमान एक नुकीला पत्थर उठाकर उसकी गर्दन में घुसा देता है। वह शख्स वहीं पर ढेर हो जाता है। अरमान बानी को लेकर बाहर आता है। तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आती है जिनसे अरमान के आदमी उतरते हैं। सेरा बानी को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। बस मैडम को घर छोड़कर आया था, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैडम यहाँ पर कैसे आई। बानी कहती है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें घर पर छोड़कर आए थे, हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से आए हैं। अरमान बानी को हॉस्पिटल लेकर उसकी ड्रेसिंग करवाता है। अरमान ध्यान से बानी की सारी एक्टिविटी देखता है। आज ना तो बानी के चेहरे पर गुस्सा था और ना ही उसकी आवाज़ में जोशीलापन। आज बानी बेहद ही मासूम लड़की नज़र आ रही थी जो अरमान को बहुत पसंद आ रही थी। अरमान बानी को वापस घर लेकर जाता है। बानी चुपचाप खामोशी से बैठी थी। अरमान को उसकी यह खामोशी अच्छी नहीं लगती। जब सेरा तुम्हें घर छोड़ आया था, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया था, फिर तुम वापस यहाँ क्यों आई हो? एक पत्नी अपने पति के पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? बानी का जवाब सुनकर अरमान हैरान भी हो जाता है और खुश भी हो जाता है। लेकिन तुम तो इस रिश्ते को नहीं मानती, तुम्हें तो मैं हमेशा गलत ही नज़र आता हूँ। नफ़रत करती हो हर बार, तो भागना चाहती थी। अब जब मैंने तुम्हें खुद से आज़ाद कर दिया तो फिर वापस क्यों आई? तुम्हें मेरे वापस आने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ठीक है, वापस चली जाती हूँ। बानी उठकर वहाँ से जाने लगती है। अरमान दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तो तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था, तुम तो भड़क रही हो। एक बार जो अरमान की ज़िंदगी में आ जाता है, अरमान उसे दोबारा कभी नहीं जाने देता। और तुम तो मेरी मोहब्बत हो। एक बार मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया, लेकिन तुम नहीं गई। अब अरमान तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं जाने देगा। बानी की आंखों में तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं जाने देगा। बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दौड़कर अरमान के गले लग जाती है। सबसे पहले तो थैंक यू मेरी फैमिली का इतना ध्यान रखने के लिए, एंड सॉरी तुम्हें हर बार गलत समझने के लिए, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करने के लिए। इसका मतलब कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें सच बता दिया। अरमान, जब तुम्हें सच पता था फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताता तुम विश्वास कर लेती। बानी, तुम्हारा भाई एक सही पुलिस ऑफिसर नहीं था, बल्कि करप्ट पुलिस ऑफिसर था। नहीं, इसलिए तुम्हें बताने का कोई सवाल ही नहीं होता था। मुझे तो समझ नहीं आता कमिश्नर अंकल ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जलती आग में हाथ सेकना सबको अच्छा लगता है। अपने भाई की मौत से कम परेशान ही थी, गुस्से में मुझे गुनहगार समझती थी, मुझसे बदला लेना चाहती थी। बस इसी बात को उन्होंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। उन्हें मेरा कमज़ोर पहलू चाहिए था जो कि कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मेरी ज़िंदगी में भेजा। झूठ नहीं कहूँगा, वह अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हो गए। लेकिन आखिर सच तो सच होता है ना। अरमान अलमारी से फाइल निकालकर बानी के सामने फेंक देता है। बानी फाइल को उठाकर देखती है। वह फाइल उन सारे पुलिस ऑफिसर्स की थी और साथ में उसके भाई की भी, जिसमें उनकी सारी डिटेल रखी हुई थी।
अपनी भाई के बारे में पढ़कर बानी को बहुत बुरा लगता है, रोने लगती है और फाइल फेंक देती है। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इस तरीके का है और मैंने गुस्से में अपनी खुद की ज़िंदगी तकलीफ़ों में डाल दी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बानी अपने आंसू पूछते हुए कहती है, जानती हूँ। बानी कहती है, अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैंने अपनी लाइफ के बहुत खूबसूरत मोमेंट को मिस कर दिया, पर अब मैं उन्हें मिस नहीं करना चाहती। मिस्टर अरमान सिंघानिया, आप मुझे माफ़ कर सकते हो मेरी अब तक की गई गलतियों के लिए। तुमने मेरे साथ जो भी किया बानी, उसके लिए मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे नज़रिए से तुमने जो कुछ किया वह सही था। तुम मुझे अपने भाई का कातिल समझती थी, लेकिन बानी तुम मेरी बहन को क्यों मारा? मेरी दीदी की क्या गलती थी इन सब में? तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है अरमान? मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है। उससे मेरी क्या दुश्मनी थी जो मैं उन्हें नुकसान पहुँचा जाऊँगी? मैं सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती थी, लेकिन मंदिर के पुजारी से लेकर वहाँ पर जितने भी आदमी थे, उन सब का यही कहना है कि दीदी को सीढ़ियों से धक्का तुमने दिया था। झूठ बोल रहे हैं सारे। मुझे नहीं पता कि वह सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मंदिर में मेरी मुलाकात तुम्हारी बहन से हुई थी। वह मुझे रोककर बात करना चाहती थी, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैं वहाँ से चली गई हूँ। जब मैं वहाँ से गई तब तक तुम्हारी बहन बिल्कुल सही सलामत थी। बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानती। अरमान, वह तो मुझे उस दिन तुमसे पता चला दीदी की मौत हो चुकी है। अरमान मन में कहता है, इसका मतलब कोई है जो मेरी नज़रों से बचा हुआ है। सारा इल्ज़ाम बानी पर लगाकर वह खुद बचना चाहता है, लेकिन अरमान सिंघानिया की नज़रों से ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। अब क्या सोचने लगता है? तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जब तुम्हें पूरी तरह सबूत ढूंढ कर दे दूँगी तब वापस आ जाऊँगी। अरमान बानी को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। मैंने तुमसे कहा वापस जाने के लिए। बानी, क्या हम अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं? क्या तुम मुझे अपनाओगे? सेम क्वेश्चन मेरा भी है। अरमान बानी के सर से अपना सर लगा लेता है। बहुत अकेला पड़ गया, किसी सहारे की ज़रूरत है। अपने प्यार की बाहों में मुझे थाम लो। मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। दिल बेकरार है, प्यार दो। बरसों किया है मैंने इंतज़ार, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। यह आशिकी तुझसे शुरू, तुझ पे ख़त्म। यह ज़िंदगी तुझसे शुरू, तुझ पे ख़त्म। तेरे ही लिए सांसें मिली हैं, तेरे लिए ही मिला है जन्म। यह आशिकी तुमसे शुरू, तुमसे ख़त्म। मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। दो दिल बेकरार है, प्यार दो। आज अरमान और बानी दिल से एक दूसरे को अपनाते हैं। अरमान बानी का प्यार पाकर बहुत खुश था और बानी भी अरमान का प्यार पाकर सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन अरमान के दिलों और दिमाग पर सिर्फ एक बात थी, अगर बानी ने उसकी बहन के साथ किया नहीं किया तो फिर उसकी बहन की मौत का कारण कौन था? वह दोबारा से सब कुछ पता करवाता है, शेरा को इस काम के लिए लगा देता है। मंदिर के पुजारी को वहाँ पर दुकान नहीं लगाने वाले लोगों को अरमान के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अरमान गरज कर एक ही बार कहता है, मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि मेरी बहन के साथ उस दिन क्या हुआ था। मुझे बिल्कुल सच सच बता दो, वरना दोबारा नहीं पूछूंगा। तुम लोगों ने बानी का नाम लिया, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर सच बताओगे तो यहाँ से जिंदा वापस जाओगे, वरना अरमान सिंघानिया को तो सभी जानते हैं ना। पुजारी हाथ जोड़कर कहता है, मालिक मुझे क्यों मारोगे? मैं तो थोड़े से पैसे के लिए भटक गया था। मैं सब कुछ सच बताता हूँ। दरअसल उस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारी पत्नी से कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी गुस्से में वहाँ से चली गई। तुम्हारी बहन जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी। इतने में एक आदमी आया, उसने तुम्हारी
बहन को पीछे से धक्का दे दिया। जब मैंने यह सब कुछ देखा तो उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि अगर कोई हमसे पूछे कि निहारिका के साथ क्या हुआ था तो बोल देना उसे बानी ने धक्का दिया था। इसके बाद उस आदमी ने इन दुकान वालों को भी पैसे दे दिए। कौन सा आदमी? उसे पहले कभी देखा था? नहीं सरकार, कभी नहीं देखा था, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उसका पूरा हुलिया बताने को। अरमान थोड़ी ही देर में इशारा करता है और सेरा एक लड़कों को लेकर आता है। अरमान पुजारी से कहता है, कुर्सी पर बैठ जाइए और बताइए उस आदमी का हुलिया। यह उसका चेहरा बनाएगा। जैसे जैसे चेहरा बनता जाता है अरमान के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जाता है। जब चेहरा पूरा बनकर तैयार हो जाता है अरमान गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें कैसे भूल गया, आखिर तुम अभी तक जिंदा हो। अरमान सेरा से कहता है, मुझे यह आदमी 12 घंटों के अंदर मेरे सामने चाहिए। आकाश से ढूंढो चाहे पाताल से, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेरा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, और अगर इसे मैं ढूंढने निकला तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा। आज अरमान बहुत गुस्से में था। बाद में आकर उसे पीछे से गले लगाती और उसका चेहरा देखकर कहती है, मुझे लगा था कि तुम बहुत खुश होंगे। हम आज शाम को कहीं डिनर पर घूमने जाएंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो इतना गुस्सा है, लग रहा है जैसे अपने गुस्से से पूरे शहर को जलाकर राख कर दोगे। दी के कातिल का पता चल गया है बानी। क्या कह रहे हो? कौन है वह? उनके ससुर, नताशा के पिता। अब तुम क्या करोगे? तुम नहीं जानती मैं क्या करूँगा। उसे ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा अगर भगवान उससे कहेगा कि धरती पर चला जा तो कांपने लग जाए मेरे नाम से। अरमान इस वक्त बहुत गुस्से में था। बानी उसे जल्दी से गले लगा लेती है। अरमान, मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन एक बात मुझसे तुमसे कहना चाहती हूँ। आखिर कब तक इस जन्म के दलदल में फंसे रहोगे? बाहर निकलो अरमान, इस दलदल से बाहर निकलो। आसान नहीं। मेरी दुनिया में जाना का रास्ता है पर वापस आने का नहीं। इसका मतलब तुम हमेशा इसी रास्ते पर चलोगे, ऐसे ही खून खराबा करते रहोगे, तो फिर तुम अपने बच्चे को क्या दोगे विरासत में? वही जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया। तुम अपने बच्चे को भी अपने जैसा बना लोगे। बच्चा, हाँ बच्चा। आई एम प्रेग्नेंट। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। क्या कहूँ? यही कि तुम पापा बनने वाले हो। तैयारी कर लो, तुम्हारा उत्तराधिकारी आने वाला है। अपनी कुर्सी छोड़ दो, उसको बिठा दो, और अगर बेटी हुई तो तुम सिर्फ मुझे यह बताओ अरमान कि तुम ही रास्ता छोड़ दोगे या नहीं। मैंने कहा ना, आसान नहीं है। अगर मैंने यह रास्ता छोड़ दिया और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो जानती हो मैंने इतने गुनाह किए हैं कि मुझे सीधे फांसी की सज़ा हो जाएगी। नहीं होगी अरमान, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। तुम्हें कम से कम सज़ा होगी, कम से कम इस दुनिया से तो बाहर आओगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बानी? मेरे लिए इतना आसान नहीं है इस दुनिया से बाहर निकलना। अगर मैं निकलना भी चाहूँ तो भी नहीं निकल सकता हूँ। तुम ही तो कहते हो कि अरमान से दुनिया के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज फिर तुम्हें यह पाप की दुनिया छोड़ने के लिए कह रही हूँ तो तुम अपने कदम पीछे ले रहे हो। इसका मतलब कि तुम कमज़ोर बोलती हो। तुम इस दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, तुम्हारे साथ मैं पूरी ज़िंदगी सफ़र कर सकती हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करने की गलती मैंने की है, तुम्हें अपनाने की गलती मैंने की है, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस तरह नहीं रहने दूँगी। कहना क्या चाहती हो तुम बानी? मैं यह बेबी अबॉर्ट करवाने जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। यह बच्चा मेरे अंदर सांसें ले रहा है। इसके साथ क्या करना है यह फैसला सिर्फ मेरा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कल तुम्हारी दुश्मनी की जड़ें मेरे बच्चे की ज़िंदगी तक फैल जाए। वह अपने स्कूल जा रहा है और तुम्हारे दुश्मन बीच रास्ते में मेरे बच्चे को उठा ले, उसे मार दे। वह दर्द बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आज ही दर्द बर्दाश्त कर लूँ। अरमान कुछ कहता इससे पहले ही सेरा का फ़ोन आ जाता है। सेरा से बात करने के बाद अरमान भाई जाने लगता है।
पलटकर बानी की तरफ देखता है। बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। बानी बार बार दरवाज़ा खोलने को कहती है। अरमान कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आता इस कमरे से कहीं नहीं जाओगी। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो मुझे इस तरह बंद करके? मैं कोई कैदी नहीं, तुम कोई पागलपन नहीं करोगे, बस इसलिए बंद कर रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आता हूँ। एक कमरे में शेरा ने एक आदमी को बुरी तरह से जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अरमान गुस्से में जाता है, उसके सर पर जाते ही बंदूक तान देता है। इतना तो मैं जानता था कि तू गिरा हुआ है, लेकिन तू इतना गिरा हुआ है मुझे नहीं पता था। अपनी ही बहू को और अपने ही आने वाले वंश को मार दिया तूने। कौन से बहू, कौन सा वंश? अरे जब बेटा नहीं रहा तो बहू मेरे बेटे की नहीं हुई तो मेरी बहू कैसे, और उसका होने वाला बच्चा मेरा पोता कैसे? क्या पता तेरी बहन कितनों से मुँह मार कर आई हो। अरमान उसके कंधे पर गोली मार देता है। मेरी दीदी के बारे में गंदा बोलकर अपनी मौत को और बुरा मत बना। वैसे भी मैं तुझे आज बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ। मेरा पूरा परिवार तो बर्बाद कर दिया तूने। मेरी बेटी को मार दिया, मेरा बच्चा मर गया, मेरी पत्नी मरने की हालत पर है। मार दे मुझे, जिंदा कौन रहना चाहता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस तरह तूने मेरा परिवार बर्बाद किया है उसी तरह तेरा परिवार भी बर्बाद होगा। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, तेरे बच्चे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जिस तरह तूने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा किया, कोई आएगा जो तुझसे तेरे बच्चे को जुदा कर देगा। उस वक्त तुझे एहसास होगा एक बाप के दर्द का। अरमान को एक झटका सा लगता है। उसे तुरंत वानी की कही हुई बात याद आती है। उस दिन जब मैंने मंदिर में तेरी बहन को देखा तो उसके चेहरे पर मुझे तेरा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से मैंने अपनी औलाद को खो दिया। जब मैंने देखा कि तेरी बहन प्रेग्नेंट है तो मुझे और गुस्सा आया। मेरा वंश बर्बाद करके वह अपना बना रही है, इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया। लेकिन बाद में अपनी पत्नी की बातों को सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मुझसे गलती हो गई है, इसलिए मैं हॉस्पिटल गया। लेकिन जब तक निहारिका जा चुकी थी। तू जानता है तेरी बहन की आखिरी शपथ क्या थी, जो उसने तेरे पिता से कही थी कि तू तो उस वक्त जेल भी था और मुझे पूरा भरोसा था कि तेरी उस पिता से तुझे यह बात बताई नहीं होगी कि तेरी बहन ने तेरे बारे में मरते वक्त क्या बोला था। उस बेचारी ने तेरे उस बाप से कहा था कि वह तुझे समझाए कि तू इस पाप की दुनिया को छोड़ दे। तेरे पिता की पाप की दुनिया की वजह से तेरी माँ मर गई, तेरी वजह से तेरी बहन मर गई। कहीं तेरी इसी पाप की दुनिया की वजह से तेरे आगे का परिवार बर्बाद ना हो जाए। यही कहते कहते मर गई वह बेचारी। अरमान के हाथ कांपने लगते हैं। शेरा यह सब देखकर हैरान हो जाता है। जिस अरमान सिंघानिया के हाथ आज तक बड़े से बड़ा क्राइम करने में नहीं कांपे, आज उसके हाथों में कंपन। तू मुझे मारना चाहता है अरमान? मार दे, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस शरीर से भी थक चुका हूँ, किसके लिए ज़िंदा रहूँ? पत्नी है हॉस्पिटल में, ज़िंदगी और मौत के बीच छोड़ रही है, कभी भी मेरा साथ छोड़कर जा सकती है। इसलिए तू मुझे मार दे। मेरे मरने की खबर सुनकर वह भी मर जाएगी। अब दोनों पति पत्नी मुक्ति पा जाएंगे। अरमान तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। शेरा चिल्लाता रहता है, लेकिन अरमान कुछ नहीं बोलता और जाते जाते कह जाता है, छोड़ दो बूढ़े को। मजबूरी में शेरा उन्हें छोड़ देता है। अरमान हाईवे के किनारे आकर गाड़ी रोकता है। उसके कानों में कभी अपनी बहन के कहे हुए शब्द घूमते हैं, कभी बानी के कहे हुए शब्द घूमते हैं, तो कभी उस आदमी के कहे हुए शब्द घूमते हैं। सच ही तो है, मेरी माँ की मौत भी इसी वजह से हुई, मेरी दीदी भी इसी वजह से गई, लेकिन मैं पूरी तरह फंस चुका हूँ। अब अगर मैं इस दुनिया से निकलना भी चाहूँ तो नहीं निकल सकता हूँ। अरमान बहुत देर सोचता रहता है। अचानक उसे बानी का ध्यान आता है। वह तुरंत भागकर घर पहुँचता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसे बानी बेहोश मिलती है। अरमान घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डोंट वरी अरमान, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने बानी को कमरे में बंद क्यों किया, वह भी ऐसी हालत में? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मारना चाहते हो अपनी पत्नी और बच्चे को? नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वह तो बानी बच्चा गिराने की बात कर रही थी, बस इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया था।
वह तो अभी भी कह रही थी कि अरमान उसे जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि वह और उसका बच्चा इस दुनिया से चले जाएं। तुम्हारी पत्नी जो कह रही है उसे मान लो, वरना एक दिन तुम सब कुछ खो दोगे। अरमान अरमान बानी के पास आता है। बानी दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। अरमान जाकर उसके पेट पर हाथ रखता है। बानी उसके हाथ को हटा देती है। कोई ज़रूरत नहीं है हमसे झूठा प्यार दिखाने की, जब तुम्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। किसने कहा कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता? तुम यही चाहती हो ना कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं और इस दुनिया को छोड़ दूं? तो ठीक है, मैं वही करूंगा। तुम सच कह रही हो अरमान? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बताओ, मेरे जेल जाने के बाद तुम कैसे रहोगे? मेरी कमिश्नर अंकल से बात हुई है। उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया, लेकिन अब वही तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम सरकारी गवाह बनकर पुलिस वालों का साथ दोगे और मुंबई से पाप की दुनिया को ख़त्म करने में पुलिस की मदद करोगे, तो तुम्हें कम से कम सज़ा होगी। कुछ साल तो मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें खोकर नहीं रह सकती। अरमान और तुम जिस दुनिया का हिस्सा हो, उस दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कल हमारा बच्चा भी इस माहौल में बड़ा होगा, लेकिन जब उसे यह पता चलेगा कि उसके पिता ने उसके लिए यह गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपना लिया है, तो उसे तुम पर गर्व फील होगा। तुम्हारे दोनों के लिए ही यह सब करने जा रहा हूँ। बुलाओ अपने अंकल को और बुला दो उन अरमान सिंघानिया खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार है। अरमान बानी को गले लगा लेता है। थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थोड़ी ही देर में पुलिस कमिश्नर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरमान उन्हें देखकर मुस्कुराता है। आज पहली बार अरमान सिंघानिया के घर में किसी पुलिस वाले ने कदम रखा है। खुशकिस्मत हो कमिश्नर, आज मेरी मर्जी से आए हो। देखो अरमान, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं पापी को नहीं, पाप को ख़त्म करना चाहता था। बस इसलिए मैंने बानी का सहारा लेकर तुम्हें ख़त्म करना चाहा, लेकिन अब जब तुम खुद गलत रास्ता छोड़ना चाहते हो तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरमान कमिश्नर के सामने अपने सारे जुर्म कबूल करता है जो उसने आज तक किए थे और खुद को उसके हवाले कर देता है। बानी की आंखों में बहती रहती हैं। अरमान उसके आंसू पोंछकर कहता है, बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिल रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बस थोड़ा इंतज़ार और फिर हम साथ में होंगे, लेकिन अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना, क्योंकि तुम दोनों के लिए ही यह सब करने जा रहा हूँ। आई लव यू अरमान। मैं बेबी को बताऊंगी कि उनके पापा ने उसके लिए कितना कुछ किया है। आई लव यू जान। अपना ध्यान रखना। अरमान के गिरफ्तार होते ही शेरा भी खुद को सरेंडर कर देता है। अरमान सरकारी गवाह बन जाता है। 3 साल की सज़ा अरमान पहले ही काट चुका था, उस गुनाह के लिए जो उसने नहीं किया था। कमिश्नर और बानी पूरी कोशिश करते हैं अरमान को कम से कम सज़ा दिलाने की, और उनका यह प्रयास रंग भी लाता है। अरमान को 6 साल की सज़ा होती है, जिसमें से 3 साल की सज़ा को पहले ही काट चुका था। अरमान को सिर्फ 3 साल जेल में काटने थे। कोर्ट के आदेश के बाद अरमान को जेल से लाया जा रहा था। पानी का 7वां महीना चल रहा था। अरमान उसे गले लगाकर कहता है, 2 महीने का इंतज़ार और इसके बाद हमारा बेबी हमारे पास होगा। अपने कमिश्नर अंकल से कह दो मुझे पैरोल पर 1 दिन के लिए बाहर कर देना, ताकि मैं भी अपने बच्चे को देख सकूं। अरमान, अगर तुम जेल में किसी से लड़ाई चल रही नहीं करोगे, अपना व्यवहार अच्छा रखोगे, सबकी मदद करोगे, तो खुश होकर सरकार तुम्हारी सज़ा और कम कर देगी। मेरी पुलिसिया बेबी, काफ़ी जानकारी है तुम्हें। कोशिश करूँगा कि अंदर अच्छा बनकर रहूँ, लेकिन तुम्हें मुझे हमेशा अपडेट देनी होगी। तुम्हें अपनी हर सांस की अपडेट दूंगी। आई लव यू। आज अरमान हॉस्पिटल के बाहर था। बानी की डिलीवरी होने वाली थी और वह बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। कमिश्नर कहते हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। अरमान, बैठ जाओ, जेल में बैठा ही रहता हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। बस मेरी बानी और बच्चा सही सलामत हो। थोड़ी देर में नर्स आकर कहती है, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। सुना आपने कमिश्नर सर, मैं पापा बन गया, मुझे बेटी हुई है। अरमान खुशी से कमिश्नर को गले लगा लेता है। कमिश्नर भी मुस्कुरा कर कहते हैं, भाई हम भी तो नाना बन गए हैं। अरमान अपनी बेटी को गोद में लेता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बानी, मेरी माँ वापस आ गई।
यह बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती है। अच्छा, तो अब अपनी बेटी का नाम भी रख दो। इसे देखकर ज़िंदगी में और जीने की तमन्ना आ गई है। मैं अपनी बच्ची को हर खुशी देना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। अब मुझे जल्द से जल्द बाहर आना है और अपनी बच्ची की ज़िंदगी बदलनी है। अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। इस अरमान को, यह मेरे दिल की आरज़ू है, इसलिए आपसे इसका नाम भी आरज़ू है। आखिरकार वह दिन आता है जब अरमान जेल से बाहर आता है। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से सरकार ने उसे 5 महीने पहले ही रिहा कर दिया। 2.5 साल बाद अरमान वापस आता है। जैसे ही बाहर निकलता है, सामने कमिश्नर के साथ बानी और बानी की गोद में एक 2.5 साल की प्यारी सी बच्ची। अरमान को देखते ही वह छोटी सी बच्ची पापा पापा कहकर चिल्लाने लगती है। अरमान दौड़कर अपनी बच्ची को गले लगा लेता है। अपनी बच्ची को गोद में लेकर बानी का हाथ थामकर अरमान चल देता है अपनी एक नई दुनिया बसाने। तो दोस्तों, ये कहानी आज समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी प्रकार की और भी कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।